यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। 72 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही समाधान कर दिया गया। प्रदेश में 65 घंटे चली बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार की तरफ से मिले आश्वासन के बाद बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सरकार के बीच चली 3 राउंड की लंबी वार्ता के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। ऐसे में एक सकारात्मक वातावरण बना है और यह सांकेतिक हड़ताल थी, उसको एक दिन पहले हमने वापस लिया है और बिजली कर्मी काम पर वापस जाएंगे। जनता को तकलीफ न हो, बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेंगे। बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच बिना शर्त की हड़ताल वापस करने का फैसला हुआ। ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को सभी मांगों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्री देवराज जी को मैं अभी निर्देश दे रहा हूँ। वो इस काम को आगे एग्जामिन करके आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल शुरू की थी, जिसके चलते प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक बिजली संकट से हाहाकार मचा था और फिर सीएम योगी की सख्ती के बाद करीब 3000 बिजली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। साथ ही 22 बिजली कर्मियों पर एस्मा और 29 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब हड़ताल खत्म होने के बाद जल्द बिजली संकट खत्म हो सकता है। कोलकाता में चल रही समाजवादी पार्टी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने की। सपा की इस बैठक में यूपी समेत देश भर के पार्टी नेता शामिल हुए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी रणनीति पर मंथन हुआ। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता से भाजपा सरकार पर हमला बोला। 2024 चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। भाजपा को शिकस्त देने के दावे के साथ ही अखिलेश ने गठबंधन पर भी बात रखी। बैठक में औपचारिक ऐलान करने की जगह इशारों में ही अखिलेश ने साफ संदेश दे दिया। कांग्रेस से दूरी बरकरार रखते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ ही कदम ताल करने का इशारा किया। फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। दरअसल यूपी में अभी सपा का राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन है। इसके अलावा टीएमसी का भी समर्थन है, जिसके दम पर अखिलेश ने 24 फतह की हुंकार भरी है। इसके साथ ही मोदी सरकार पर भी सवाल दागे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में न सिर्फ 2024 को लेकर रणनीति फाइनल की, बल्कि यूपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया और तमाम मुद्दों को लेकर यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा जनता से वोट मांगने के लिए झूठ बोलती है और सरकार बनने पर चुनावी वादों पर अमल नहीं किया जाता। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर लिया। सरकार पर तीखा हमला भी बोला और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। यूपी की सरकार पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने फिर एक बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। बाबा साहेब के अपमान से जोड़ते हुए सरकार पर तंज भी कसा। जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। अखिलेश यादव के सियासी तीर यहीं खत्म नहीं हुए। यूपी के बिजली संकट को लेकर भी अखिलेश ने सीएम योगी पर सीधे हमला बोला। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो और इसी के बहाने हम उत्तर प्रदेश के सब कारखानों को बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दें। कोलकाता में अखिलेश यादव ने 2024 में विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोलकाता में हुई बैठक के दौरान समाजवादी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ चल रहे अपने गठबंधन के साथ ही प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। वहीं यूपी के बाहर विपक्ष की एकता के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि कई क्षेत्रीय दल देश में नया राजनीतिक विकल्प बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने। लेकिन अखिलेश ने इशारों में ये भी कह दिया कि 2024 में विपक्ष की अगुवाई क्षेत्रीय दल ही करेंगे, न कि कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करेंगे उनकी भूमिका क्या होगी। अखिलेश के इस बयान को राहुल गांधी के लिए जवाब भी माना जा रहा है।
जिसमें राहुल ने कहा था कि सपा की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी शाइस्ता परवीन का प्रयागराज पुलिस पोस्टर जारी करने की तैयारी कर रहा है। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। वारदात के बाद से शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। उमेश पाल की हत्या में फरार चल रही माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का जल्द प्रयागराज पुलिस पोस्टर जारी करेगी। वो बुर्का पहनती हैं, चेहरा ढके रहती हैं, इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस के पास शाइस्ता परवीन की सिर्फ वही एक फोटो है जिसमें वो बुर्का पहने हुए और चेहरा ढके हुए हैं। और अब प्रयागराज पुलिस शाइस्ता परवीन का पोस्टर जारी करने की तैयारी में जुटी है। दरअसल शाइस्ता परवीन की जो भी तस्वीरें सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद हैं, उन सभी में शाइस्ता ने नकाब पहन रखा है। ऐसे में पुलिस अब अतीक अहमद की पत्नी की असली तस्वीर सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही है, ताकि लोग शाइस्ता को पहचानने में पुलिस की मदद कर सके, जिसके लिए पुलिस स्केच बनाने वालों की मदद ले रही है। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक अहमद की पत्नी फरार चल रही है और उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयागराज पुलिस की अब तक सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। हालांकि कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को शाइस्ता के 3 करीबियों को हिरासत में लिया और पुलिस को शक है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही कहीं छिपी हो सकती है। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। और प्रयागराज के डीएम संजय खन्नी ने दोनों एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे को मामले की जांच सौंपी। दरअसल दोनों शूटर्स के एनकाउंटर की जांच होगी, अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर की जांच होगी। मुठभेड़ को लेकर लोग एडीएम को जानकारी दे सकते हैं। मुठभेड़ से जुड़े गोपनीय साक्ष्य भी दिए जा सकते हैं। 31 मार्च की शाम 5 बजे तक जानकारी दी जा सकेगी। आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दोनों सरकारी गनर को सरेआम मौत के घाट उतारा गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अतीक गैंग के 2 शार्प शूटर्स को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। 27 फरवरी को धूमनगंज इलाके में अरबाज और 6 मार्च को कौंधियारा इलाके में उस्मान को एनकाउंटर में मार गिराया था। ऐसे में पुलिस एनकाउंटर पर उठे सवालों को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ शूटआउट कांड के फरार आरोपियों पर शिकंजा तेज किया जा रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर जहां इनाम घोषित किया गया है, वहीं अतीक के बेटे और हत्याकांड में शामिल असद की भी तलाश जारी है। इसके अलावा अतीक एंड फैमिली के मददगारों पर भी जांच टीम की पैनी नजर। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और उनके गनर्स पर हमले का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये तस्वीरें उमेश पाल के घर के गेट के ठीक सामने लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी, जब 24 फरवरी को घर की तरफ जाने वाली गली के बाहर गाड़ी से उतरते ही उमेश पाल पर हमला हो गया था। 17 मार्च को गली में मेन रोड की तरफ लगे सीसीटीवी की तस्वीर सामने आई थी और अब उसी गली में उमेश पाल के घर के सामने लगे कैमरे में हमले के वक्त की तस्वीर सामने आई। 52 सेकंड के इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों से बचने के लिए उमेश पाल के सुरक्षाकर्मी राघवेंद्र भागकर गली में आते हैं, लेकिन हमले के दौरान बम बरसा रहे आरोपी गुड्डू मुस्लिम के द्वारा चलाया गया एक बम सीधे सिपाही राघवेंद्र को लग जाता है और बुरी तरह से घायल होकर राघवेंद्र गली के छोर पर जाकर उमेश पाल के घर के गेट के सामने जा गिरता है। जिस वक्त गली में गुड्डू मुस्लिम ने बम मारा, उसी वक्त गली में अफरा तफरी मच जाती है और घायल सिपाही राघवेंद्र जमीन पर गिरकर तड़पता रहता है। हालांकि बाद में उमेश पाल का एक पड़ोसी हिम्मत दिखाते हुए घायल सिपाही राघवेंद्र को बचाने के लिए उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है। इस हमले में घायल हुए सिपाही राघवेंद्र की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महाराजगंज जेल में बंद सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार ने सीएम योगी से गुहार लगाई। जेल में बंद इरफान की पत्नी और मां ने मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखकर इरफान को रमजान से पहले कानपुर जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही इरफान की बीमारी का हवाला देते हुए माफी भी मांगी है। मुख्यमंत्री जी सबकी परेशानी सुनते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी इतनी तकलीफें दूर हो जाए कि वापस कानपुर आ जाएंगे तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। महाराजगंज आना जाना बहुत दिक्कत। वहीं इरफान के परिवार ने महाराजगंज जेल के प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। आरोप है कि जानबूझकर बार बार तारीख लगाई जा रही है और इरफान से जेल में मिलने भी नहीं दिया जाता। साथ में ये भी बताया गया है कि एक वकील और मुवक्किल के बीच का जो रिश्ता होता है, जेल मैनुअल में, प्रिजन एक्ट में सभी में लिखा गया है कि एक वकील को उसके मुवक्किल से अकेले में कारागार के अंदर मिलने दिया जाए, लेकिन वहाँ पर वो भी नहीं हो रहा है। महाराजगंज जेल अधीक्षक मिलने ही नहीं देते हैं। एक वकील की भी वो फोटो खिंचवाने लगते हैं। इन आरोपों के साथ ही परिवार ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। नम आंखों के साथ इरफान की मां ने भी सीएम योगी से अपील की। योगी जी जो है भैया वो कर दे, बच्चों को यहाँ ले ले और जो कुछ है भैया गलती हम उनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं, मेरे बच्चों को छुड़वा दे। जो कुछ मुकदमे फिर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं।
दरअसल इरफान सोलंकी पिछले साल 2 दिसंबर से आगजनी समेत कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद है और उन्हें कानपुर जेल से महराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया था। यूपी के एक जिले में सहकारी समिति के चुनाव को लेकर बवाल हो गया। यहाँ दो गुटों के बीच हंगामे ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। हंगामे और पथराव की ये तस्वीरें पीलीभीत के पूरनपुर इलाके से सामने आई, जहां भगवंतापुर गांव में चुनाव बूथ पर भगदड़ मच गई। यहां सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी की गई। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी हवाई फायरिंग की बात सामने आई। हालांकि इस बवाल में एक दारोगा समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है। और एक आदमी को तो किडनैप करा हुआ था सुबह से, अब छोड़ा है उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने आके छुड़वाया। गोली भी चली है? हाँ, गोली शायद कोतवाल साहब ने आवाज आई थी अंदर से कि पता नहीं बचाव के लिए चलाई थी। इस बवाल में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन के वक्त दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने मौके पर जाकर मामला शांत करा दिया है। साथ ही अब मामले की जाँच जारी है। अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, इसमें दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और पुलिस मौके पे आ गई। सारे लोग शांति है और कोई बात नहीं है। पुलिस ने बेशक मामला शांत करा लिया है, लेकिन इस बवाल के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।